स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी महत्वपूर्ण वीडियो है वो प्रमुख राजपूत वंश है, मतलब कि राजपूत वंशों से संबंधित मेरी ये सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मतभेद दिए थे। भारत की सीमा पर, मतलब कि भारत की जो सीमा क्षेत्र में, मतलब कि कहां कहां पर राजपूत वंशों का अपना मतलब कि विस्तार किया है, कहां पर उन्होंने शासन किया, उनके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से क्षेत्रों में उनका मतलब कि वंश चल रहा था, मतलब कि कहां पर वो शासन कर रहे थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मतलब कि उनकी मतलब कि किस समय से लेकर किस समय तक उन्होंने शासन किया, मतलब कि हमने 7वीं से 12वीं सदी तक पढ़ा था और कुछ बुक्स में 8वीं से 12वीं सदी लिखा हुआ है। वो तो हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जब पूछा जाएगा मतलब कि ऑप्शंस में, तो उसको हम टिक कर लेंगे 8वीं या 7वीं। तो इसमें इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और आज की जो वीडियो है जिसमें हमने देखना है कि जो प्रमुख राजपूत वंश हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि प्रमुख राजपूत वंशों से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, आज हम उनको देखेंगे। कि कहने का मतलब यह है कि जो भी मुख्य बिंदु बनेंगे और उन्हीं मुख्य बिंदुओं से जुड़े हुए जो भी मतलब कि महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, आज हम उनको हल करेंगे। और इन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ स्टूडेंट्स हम ये भी देखेंगे कि जो राजपूत जो मतलब कि प्रमुख राजपूत वंश है उनकी जो उस समय की मतलब कि हर एक राजपूत वंश की उनकी जो राजनीतिक स्थिति की व्यवस्था क्या थी, सामाजिक स्थिति की व्यवस्था क्या थी, आर्थिक स्थिति की व्यवस्था क्या थी, धार्मिक स्थिति की व्यवस्था क्या थी, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम राजपूत वंशों को पढ़ने के बाद, उनके बाद हम उनकी जो स्थिति थी, उनकी व्यवस्था को देखेंगे, उनकी कैसी व्यवस्था थी। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो शुरू करने में स्टूडेंट्स मैं पहले आपको उन 4 राजपूत वंशों के बारे में बता दूं जो कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। तो अग्निकुंड से उत्पन्न जो राजपूत वंश हुए थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, वो थे गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य एवं सोलंकी वंश और चौहान वंश। ये जो स्टूडेंट्स 4 वंश थे ये अग्निकुंड से उत्पन्न वंश थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे गढ़वाल वंश और चंदेल वंश को भी। ये भी स्टूडेंट्स प्रमुख राजपूत वंश है। ये मैंने आपको जो पहले 4 बताए थे ये अग्निकुंड से उत्पन्न वंश थे, और ये जो गढ़वाल वंश और चंदेल वंश ये भी प्रमुख राजपूत वंश है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इन सभी जो वंश है इनके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि ये प्रमुख राजपूत वंश है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम प्रमुख राजपूत वंशों में सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्टूडेंट्स गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहार के बारे में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि इनके संस्थापक कौन हुए स्टूडेंट्स? नागभट्ट प्रथम। स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में हरिश्चंद्र भी लिखा हुआ है, लेकिन जो आपको अक्सर जो मतलब आम जो क्वेश्चन जो अभी भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या बुक्स में ज्यादा तौर पे किनका नाम लिखा गया है स्टूडेंट्स? नागभट्ट प्रथम। तो इसलिए इनको ही आपने स्टूडेंट्स याद रखना, और क्वेश्चंस में भी आपको इनका ही नाम मिलेगा, नागभट्ट प्रथम का। हरिश्चंद्र प्रथम कुछ में लिखा गया है, लेकिन मोस्टली नागभट्ट प्रथम ही। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो इनके वास्तविक संस्थापक, ये कह लीजिए कि जो इनके वास्तविक संस्थापक हुए हैं वो है नागभट्ट प्रथम, और क्वेश्चंस में भी आपको नागभट्ट प्रथम ही मिलेगा। तो यही आपने याद रखने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया कि इनकी राजधानी स्टूडेंट्स 2 बताई गई हैं, एक बताई गई उज्जैन और दूसरी बताई गई कन्नौज। तो स्टूडेंट्स जो इनकी पहले थी जो राजधानी, जो प्रथम राजधानी रही है वो है उज्जैन। गुर्जर प्रतिहार की जो पहले की राजधानी रही है वो उज्जैन। और कन्नौज कैसे बनी ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो ना त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय किनके बीच में? त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। जब स्टूडेंट्स प्रतिहारों ने जब ये युद्ध जीत लिया था, उसके बाद स्टूडेंट्स इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी, जो मतलब कि कन्नौज इनके अधिकार में आ गया था, और उसके बाद ये कन्नौज राजधानी बना था। उज्जैन के बाद जो सेकंड राजधानी बना था वो बना था कन्नौज। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे विस्तार। तो मतलब कि जो ये गुर्जर प्रतिहार ये कैसे नाम पड़ा, तो ये भी मैं आपको बता दूं। पहले इनका जो विस्तार हुआ था वो था गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। मतलब कि जो इनका विस्तार, जो गुर्जर प्रतिहार का जो शासन करते थे वो गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान की जो सीमा क्षेत्र था वहां पे ये शासन करते थे। और गुजरात से स्टूडेंट्स इनका नाम जो गुर्जर पड़ा था, गुर्जर प्रतिहार, तो इसलिए गुजरात से इनका गुर्जर प्रतिहार पड़ा था। तो ये आपने याद रख लेना है स्टूडेंट्स। आगे हम स्टूडेंट्स बात करते हैं नागभट्ट प्रथम अरबों के आक्रमण को असफल किया। नागभट्ट जो था उसने प्रथम अरबों के आक्रमण को जो असफल किया था। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है स्टूडेंट्स? ग्वालियर अभिलेख से। ये क्या था स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि अरबों के आक्रमण जो कि भारत पर होने शुरू हो गए थे, और आपको याद ही होगा कि स्टूडेंट्स हमने जब मीर कासिम के बारे में पढ़ा था कि उसने सिंध पर आक्रमण करके, जो भारत की सीमा क्षेत्र पर था, सिंध पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था, मतलब कि उस पर जो सफल आक्रमण उसने कर दिया था। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जब उन्होंने मतलब कि गुजरात पर जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, जो
उन्होंने जब आक्रमण किया तो नागभट्ट प्रथम जो नागभट्ट थे, इन्होंने ना मतलब कि सारे मुस्लिम जो प्रथम जो पहले मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे उन सबको इन्होंने स्टूडेंट्स असफल बना दिया था, मतलब कि उनको विजय नहीं प्राप्त करने दी थी। लेकिन उसके बाद जो पुनः आक्रमण हुआ था जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का, जो कि पहले के जो आक्रमण हुए थे ना स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे आक्रमण नागभट्ट ने जो प्रथम के जो पहले के आक्रमण जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, जो अरबी आक्रमण हुए थे, उन सभी आक्रमण को असफल किया था किसने? नागभट्ट ने। और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख में। लेकिन इसके बाद में जो पुनः आक्रमण जो कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का दोबारा फिर से मतलब कि प्रतिहारों पर आक्रमण हुआ था, लेकिन जो पहले के जो आक्रमण हुए थे उन सब आक्रमणों को नागभट्ट ने असफल कर दिया था। आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और उसने धर्मपाल को पराजित किया। ये क्या था स्टूडेंट्स की प्रतिहारों की तरफ से जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का, और जो प्रतिहारों की तरफ से जिसने मतलब कि प्रथम जो मतलब कि भाग लिया था वो थे वत्सराज। वत्सराज के समय पे जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसने धर्मपाल को पराजित कर दिया था। मतलब कि प्रतिहारों की तरफ से जो प्रथम जो मतलब कि भाग लिया था तो वो थे वत्सराज। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रख लेना है। आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित की। तो स्टूडेंट्स ये जो नागभट्ट द्वितीय हैं, इन्होंने ना अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित की थी। तो यही थे जिन्होंने ना स्टूडेंट्स उज्जैन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी स्थापित कर लिया था। तो ये स्टूडेंट्स आप याद रख लेना। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो कि मैंने आपको पहले ही बतानी थी कि ये कहा जाता है कि जो ये प्रतिहार जो वंशज हैं, ये ना स्टूडेंट्स लक्ष्मण के वंश लक्ष्मण थे, जो मतलब जो श्री राम जी के भाई थे वो लक्ष्मण के वंशज हैं जो प्रतिहार है। ये क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स कि ये कहा जाता है कि जो लक्ष्मण थे उनका क्या काम होता था कि श्री राम जी की पहरेदारी करना, मतलब कि उनके द्वारपाल के रूप में कार्य करना। तो उन्हीं से ही एक जो वर्ड निकला था प्रतिहार। लेकिन हालांकि स्टूडेंट्स इसको की जो एक मुख्य रूप से एक प्रश्न के रूप में एक मतलब कि एक चैप्टर के रूप से इसको एक मतलब कि सही नहीं माना जा सकता, तो इसलिए हम इनके जो मुख्य बिंदु रहेंगे उन पर ही फोकस करेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कहानियों में कह सकते हैं एक तरीके से कि ये कहा जाता है कि ये लक्ष्मण के वंशज थे। तो ये आपने एक याद रख लेना स्टूडेंट्स बात। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश का प्रमुख शासक। ये स्टूडेंट्स क्यों कहा जाता है प्रमुख शासक? ये इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इसने ना स्टूडेंट्स मतलब कि अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन अपने जो साम्राज्य था उसको सुदृढ़ भी बनाया, मतलब कि मजबूत भी काफी बनाया। तो इसलिए इसको इस वंश का प्रमुख शासक कहा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये विष्णु का उपासक था। और ये भी एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, इसने आदि वराह की उपाधि ली। तो ये वो आपने याद रखना कि आदि वराह की उपाधि किसने ली? मिहिर भोज ने। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आदि वराह की उपाधि किसने ली थी? मिहिर भोज ने। और ये विष्णु का उपासक था। और स्टूडेंट्स इस वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये याद रख लीजिए, इस वंश का अंतिम शासक यशपाल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने प्रतिहार वंश के बारे में क्या क्या पढ़ा है? इनके संस्थापक हुए हैं नागभट्ट प्रथम। इनकी राजधानी जो पहले थी वो उज्जैन और बाद में क्या हो गई? कन्नौज। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो इनके विस्तार के बारे में पढ़ा है, इनका विस्तार कहां पे हुआ? गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। नागभट्ट प्रथम ने अरबों पर जो कि आक्रमण जो प्रथम जो आक्रमण हुए थे अरबों के, उसको असफल किया और इसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया और उसने धर्मपाल को पराजित किया, तब ये कन्नौज इनके हक में आ गया था प्रतिहारों के। उसके बाद थोड़ा हमने पढ़ा कि नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित कर ली थी। मिहिर भोज इस वंश का प्रमुख शासक था। इसने अपने साम्राज्य विस्तार तो किया कि इसने अपने शासन को भी काफी सुदृढ़ बनाया। उसने आदिवरा की उपाधि ली और ये विष्णु का उपासक था। और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अब एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश का जब अंत हो गया था, तो जो यहाँ के जो मतलब इनका जो क्षेत्र था और ये स्वतंत्र यहाँ पे जो क्षेत्र में रहने जो मतलब कि रहते थे, तो ये अपने आप में ये स्वतंत्र होने लग गए थे। और ये स्वतंत्र होने की वजह से ना स्टूडेंट्स जो कि मध्य प्रदेश का कह लीजिए कन्नौज यूपी का जो क्षेत्र था, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नए वंशों का अधिकार हो गया था और यहाँ पे कुछ नए वंश स्थापित हो गए थे। और उनके बारे में बता दूं कि कौन कौन से जो नए वंश स्थापित हुए थे वहां पे, वो थे गढ़वाल वंश, परमार वंश और चालुक्य वंश। ये क्या था स्टूडेंट्स? जो कि गढ़वाल वंश का जो एक क्षेत्र था, यहाँ ये कहां से कहां तक हो गया था? तो ये स्टूडेंट्स ये हो गया था कन्नौज से लेकर के यूपी तक, मतलब कि कन्नौज से यूपी तक के क्षेत्र में गढ़वाल वंश का जो क्षेत्र स्थापित हो गया था।
और जो ये परमार वंश था ये स्टूडेंट्स ये मालवा के क्षेत्र में स्थित है, मतलब कि मालवा के क्षेत्र था जहां से क्या सकते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात के भाग पर मतलब कि यहाँ पे परमार वंश स्थापित हो गया था। और जो ये चालुक्य वंश है ये गुजरात में ही, मुख्य रूप से गुजरात में ही ये स्थापित हो गया था। ये मतलब कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जब अंत हो गया तो यहाँ पे स्वतंत्र इन्होंने अपने आप को जो मतलब कि स्वतंत्र रूप से मतलब कि स्थापित हो गए, मतलब स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और वहां पे परमार वंश और गढ़वाल वंश और चालुक्य वंश स्थापित हो गए थे जहां पे गुर्जर प्रतिहार का हक था। तो आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं गढ़वाल वंश के बारे में। गढ़वाल वंश के से संबंधित स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं जो भी हैं तो उनके बारे में आपको बता देता हूं। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, चंद्रदेव इनके संस्थापक थे। और इनका जो क्षेत्र था स्टूडेंट्स वो कहां था, कन्नौज से लेकर के वाराणसी तक इनके क्षेत्र का विस्तार था। तो ये आपने याद रख लेना, कन्नौज से लेकर के वाराणसी तक। तो इनके संस्थापक थे चंद्रदेव। और ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2-3 बातें लिखी हैं, संयोगिता 1194 ईस्वी और चंदावर युग। ये क्या है स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो अपना पृथ्वीराज तृतीय थे वो संयोगिता से प्यार करते थे। मतलब कि कहते हैं कि संयोगिता ने ना उनकी तस्वीर देख के ही उनको उनसे प्यार हो गया था, मतलब कि दोनों का काफी प्यार हो गया था। लेकिन जो जो थे अपने संयोगिता के जो पिता थे जो कि जयचंद थे वो उनसे घृणा करते थे। तो उन्होंने ना उनको जो उनका स्वयंवर हुआ था जो संयोगिता का, वहां पे ना जो मतलब कि पृथ्वीराज को ना मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय थे जो मतलब कि पृथ्वीराज चौहान उनको आमंत्रित नहीं किया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स वो उनको ना मतलब कि स्वयंवर से ही उठाकर ले जाते हैं। जिसके बाद से ना स्टूडेंट्स इनकी जो घृणा थी जो मतलब कि जयचंद की, तो घृणा काफी ज्यादा बढ़ गई थी इनसे। तो ये काफी ज्यादा इनके साथ घृणा बढ़ गई पृथ्वीराज के साथ। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि वो उनकी पुत्री को ले गया था, वो पहले ही उनसे घृणा करते थे और बाद में और ज्यादा घृणा बढ़ गई। तो क्योंकि उनकी वो पुत्री को मतलब कि वहां से ले गए थे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जब 1192 ईस्वी में जब तराइन का युद्ध हुआ था तब स्टूडेंट्स जो अपना जयचंद थे तो उन्होंने ना स्टूडेंट्स उनकी जो मदद नहीं की थी पृथ्वीराज चौहान की। हालांकि वो भी राजपूत वंश से संबंधित थे तो क्योंकि वो उनसे घृणा करते थे तो उन्होंने उनकी मदद नहीं की। लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने दोबारा से 1194 ईस्वी में जब कि चंदावर पर मतलब कि वहां पे आक्रमण किया, जयचंद के जो शासन पर आक्रमण किया, तब उनको भी हेल्प कहां से मिलनी थी। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले वहां पे चौहान वंश की जो मदद नहीं की थी, उनका अंत हो गया था, तो वो भी अकेले पड़ गए थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी ने उन पर भी अधिकार कर लिया और जयचंद को पराजित कर दिया। तो इनसे जुड़ी हुई स्टूडेंट्स यही 2 बातें जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बातें बता दी थी। तो गढ़वाल वंश से जुड़ी हुई यही बातें हैं। आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में। तो स्टूडेंट्स परमार वंश के जो संस्थापक हुए हैं वो है उपेंद्र राज या कृष्ण राज। तो स्टूडेंट्स अक्सर बुक्स में आपको उपेंद्र राज मिलेगा, कृष्ण राज नहीं। तो आपने इन्हीं को याद रखना नाम उपेंद्र राज। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है या कृष्ण राज, तो आपने याद कौन सा रखना है, उपेंद्र राज। तो स्टूडेंट्स आगे मैंने बताया कि इनकी राजधानी थी धारा नगरी। हालांकि स्टूडेंट्स इनकी भी जो पहले की जो राजधानी थी वो कौन सी थी स्टूडेंट, उज्जैन। लेकिन एक बात और बता दूं स्टूडेंट, मिहिर भोज के समय पे भी जो राजधानी कौन सी थी, मतलब कि इनकी उज्जैन। ये भी आपने याद रख लेना है। गुर्जर प्रतिहार के जो मिहिर भोज थे इनके समय पे भी जो राजधानी थी उज्जैन ही थी। तो ये आपने याद रखना कि इनकी भी जो पहले राजधानी थी उज्जैन थी। लेकिन आपने अक्सर आपको अभी जो क्वेश्चंस में क्या मिलेगा, ऑप्शंस में यही मिलेगी, धारा नगरी ही मिलेगी। तो आपने यही टिक ही करना है, परमार वंश की जो राजधानी थी धारा नगरी थी। तो स्टूडेंट्स इनके जो धारा नगरी ये मध्य प्रदेश में स्थित थी, ये भी आपने याद रख लेना है। और इनका भी जो एक वंश कहां पे स्थापित था वो भी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मतलब कि मालवा के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्य भाग में इनका क्षेत्र का विस्तार था। तो ये आपने याद रख लेना है। इनकी राजधानी थी स्टूडेंट्स धारा नगरी जो कि मध्य प्रदेश में थी। और इनके जो प्रमुख शासक हैं वो थे राजा भोज, जिनके बारे में स्टूडेंट्स अक्सर आपने किताबों में सुना होगा। इनके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये काफी ही प्रमुख शासक थे, मतलब कि काफी अच्छे शासक थे, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट्स अपनी विजय का काफी पताका फैला रखा था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इनके आसपास के जो राजपूत वंश जो थे उनसे भी ना स्टूडेंट्स इन्होंने अपने राज्य को काफी सुरक्षित रखा होता, मतलब कि अपने क्षेत्र को अन्य राजपूत वंशों से सुरक्षित रखा हुआ था। इसलिए स्टूडेंट्स ये काफी प्रमुख शासक थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कविराज भी थे। इन्होंने विज्ञान, गणित, चिकित्सा से संबंधित काफी पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो दक्षिण भारत के इतिहास में हमने कृष्णदेव राय के बारे में जब पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, उनको स्टूडेंट्स कृष्णदेव भोज भी कहा जाता है। और इनको इनकी वजह से कहा जाता है, राजभोज की ही संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये कितने महान थे इसलिए उनको कृष्णदेव भोज कहा गया, क्योंकि ये काफी महान थे, इनकी संज्ञा उनको दी गई थी।
ये कवि राज थे। इन्होंने साहित्य विज्ञान से संबंधित काफी पुस्तकें लिखी थी, चिकित्सा से संबंधित काफी पुस्तकें लिखी थी और काफी ज्यादा जानकारी इनके बारे में प्राप्त होती है किताबों से। इन्हें ये जैसे कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है, इन्हें कवि राज कहा गया। इन्होंने कई मंत्रों, आयुर्वेद सर्वस्व, ये क्या था स्टूडेंट्स, इन्होंने आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक लिखी, आयुर्वेद सर्वस्व। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने विज्ञान से संबंधित समरागल सूत्रधार की रचना, इसके अलावा इन्होंने स्टूडेंट्स विज्ञान से संबंधित समरागल सूत्रधार की भी रचना की थी। आगे स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन्होंने चिकित्सा, गणित और व्याकरण आदि से संबंधित भी पुस्तकें लिखी थी, चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि से संबंधित। तो ये काफी महान थे। यहाँ के जो प्रमुख शासक थे मिहिर भोज थे, और ये भी जैसे कि राजा भोज है, तो यहाँ के परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज थे, जिन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी थी। आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय था तथा सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। ये क्या था स्टूडेंट्स की जो धारा नगरी थी, जो कि इनकी राजधानी थी, ये एक तो मैंने आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में बात बताई थी कि धारा नगरी विद्या का एक प्रमुख केंद्र थी। तो धारा नगरी में स्टूडेंट्स इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय, तो धारा नगरी में इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, और उसी संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में इन्होंने ना स्टूडेंट्स सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। मतलब उनके विद्यालय के ही प्रांगण में ना स्टूडेंट्स इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भोजपुर नामक नगर भी बसाया। तो स्टूडेंट्स इन्होंने ना भोपाल में भोजपुर नामक नगर बसाया और एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो ये तो था स्टूडेंट्स ये परमार वंश से संबंधित। ये क्या था इसके बारे में, इनके संस्थापक हुए उपेंद्र राज, अक्सर बुक में आपको उपेंद्र राज ही मिलेंगे। इनकी राजधानी है धारा नगरी, प्रमुख शासक राजा भोज, काफी किताबों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने विज्ञान, साहित्य आदि से संबंधित काफी पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें कवि राज कहा गया। इन्होंने कई मंत्रों जैसे आयुर्वेद से संबंधित पुस्तकें भी लिखी, समरागल सूत्रधार जो कि विज्ञान से संबंधित थी, सूत्रधार की रचना की, चिकित्सा, गणित, व्याकरण आदि की रचना की। धारा नगरी में इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया और उनके ही प्रांगण में सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया, और भोजपुर नामक नगर भी इन्होंने बसाया, और वहीं कहां पे, भोपाल में, और इन्होंने एक तालाब का भी निर्माण करवाया। तो ये तो था स्टूडेंट्स परमार वंश। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स चालुक्य वंश, जिसको कि स्टूडेंट्स सोलंकी वंश भी कहा जाता है। चालुक्य वंश ये गुजरात के मुख्य भाग में, मतलब कि गुजरात में ही इनके वंश का विस्तार हुआ था। यहीं पे ही मतलब कि अपना विस्तार करते, मतलब कि शासन करते थे। तो इनके संस्थापक कौन है स्टूडेंट्स, इनके संस्थापक है मूलराज प्रथम, और इनकी राजधानी क्या है स्टूडेंट्स, इनकी राजधानी अनिलवाड़, जो कि गुजरात में थी। तो इनके संस्थापक है मूलराज प्रथम और इनकी राजधानी है अनिलवाड़। और आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि भीम प्रथम के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब भीम प्रथम के समय में गजनवी ने सोमनाथ पर, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर, और सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था वो इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहा, क्योंकि इनको यहां से सोमनाथ के जो मतलब कि मंदिरों से इतना धन प्राप्त हुआ था, जितना कि इससे पहले इन्होंने आक्रमण किए थे इतना धन इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये काफी मुख्य माना जाता है कि भीम प्रथम के समय पे गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और जिसमें स्टूडेंट्स भीम प्रथम की मतलब की पराजय हो गई थी। तो इन्होंने आक्रमण करके इनको लूट लिया था। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जय सिंह सिद्धराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। तो स्टूडेंट्स जो जय सिंह सिद्धराज थे, उनके दरबार में जैन धर्म से संबंधित जो आचार्य थे हेमचंद्र रहते थे। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रख लेना है। अब हम स्टूडेंट्स कला से संबंधित बातों पर ध्यान देंगे, जो कला से संबंधित क्या लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि भीम द्वितीय के समय 1178 ईस्वी में गौरी ने पाटन पर आक्रमण किया। तो ये क्या था स्टूडेंट्स कि पहला जो आक्रमण जो भीम प्रथम थे, भीम प्रथम के समय पे गजनवी ने आक्रमण किया और उनको पराजित कर दिया था, और लूटकर काफी धन लूटकर अपने क्षेत्र में मतलब कि जहां पे वो राज करता था वहां पे ले गया था। लेकिन अब ये क्या था कि अब यहाँ पे बन गया भीम द्वितीय, मतलब कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। जहां भीम प्रथम थे अब यहाँ पे भीम द्वितीय है। गौरी ने सोचा कि भीम प्रथम को मतलब कि गजनवी ने पराजित कर दिया, तो मैं भी इसको पराजित कर दूंगा भीम द्वितीय को। लेकिन यहाँ पे पावर स्ट्रॉन्ग हो गई थी, भीम द्वितीय हो गए थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स जब गौरी ने इन पर आक्रमण किया तो उनको यहाँ पे असफलता मिली। 1178 ईस्वी में गौरी ने पाटन पर, मतलब कि पाटन क्या था स्टूडेंट्स, गुजरात पर, इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था, तो उनको यहाँ पे असफलता मिली थी। जब गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया तो उसको गौरी को असफलता प्राप्त हुई थी। तो आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो कि कला से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि भीम प्रथम के समय
सामंत विमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। तो स्टूडेंट जो इनके सामंत हैं, जो मतलब कि इनके मंत्री हैं विमल शाह, उनके घर पे जब पुत्र हुआ था तो उन्होंने अपने पुत्र होने की खुशी में ना स्टूडेंट्स माउंट आबू पर्वत पर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसी माउंट आबू पर्वत पर स्टूडेंट जो जयसिंह सिद्धराज है, इन्होंने अपने वंश जो अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का, मतलब कि वहां पे 7 मूर्तियों का निर्माण करवाया था अपने पूर्वजों की। कहां पर? माउंट आबू पर ही, जहां पे दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं पे जयसिंह सिद्धराज ने वहां पर माउंट आबू पर अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का निर्माण करवाया था। तो ये आपने याद रख लेना। कला से संबंधित एक बात क्या थी कि सामंत विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया और जयसिंह सिद्धराज ने अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का निर्माण करवाया था माउंट आबू पर। तो ये दोनों चीजें होगी कला से संबंधित। और तीसरी कला से संबंधित बात मैंने यहाँ पे क्या लिखी है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ। तो जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर था, उनका भी निर्माण सोलंकी राजाओं ने किया था, सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। तो ये तीनों चीजें कला से संबंधित हैं, ये भी आपने स्टूडेंट्स याद रख लेनी है। इसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संस्थापक मूलराय प्रथम, राजधानी अनिलवाड़ और भीम प्रथम के समय में गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करके उनको पराजित किया तो काफी धन लूट कर ले गया था। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन धर्म के जो आचार्य थे हेमचंद्र रहते थे। भीम द्वितीय के समय 1178 ईस्वी में गौरी ने आक्रमण किया पाटन पर, जो कि गुजरात पर आक्रमण किया और वो मतलब कि असफल रहा, पराजय हुई उसकी गौरी की। और भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया माउंट आबू पर, और माउंट आबू पर ही जयसिंह सिद्धराज ने अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का निर्माण करवाया, उनकी पूजा की जाती थी। और मोढेरा के सूर्य मंदिर का भी निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ। तो ये थी कला से संबंधित। आगे हम बात करते हैं चौहान वंश की, जो कि अंतिम है, जिनके बारे में मतलब कि जो अग्निकुंड से उत्पन्न जो 4 वंश थे, उनमें जो अंतिम है अग्निकुंड के बात करने जा रहा हूं, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे चौहान वंश। इनके बारे में स्टूडेंट्स इनके संस्थापक थे वासुदेव, और कहीं पर स्टूडेंट्स चैमान भी कहा गया है कि चैमान इनके संस्थापक थे, लेकिन अक्सर बुक्स में आपको वासुदेव ही मिलेगा। तो आपने स्टूडेंट्स इनके संस्थापक वासुदेव ही याद रखने हैं, इसको चाहे आप याद मत रखना, लेकिन कुछ बुक्स में चैमान मिला है, लेकिन अक्सर आपको बुक्स में वासुदेव ही मिलेगा। तो आपने इनके संस्थापक के रूप में वासुदेव को ही याद रखना है। इनकी राजधानी है स्टूडेंट्स अहिच्छत्र और अजमेर। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, इनकी जो पहले राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र, और आगे स्टूडेंट्स उसके बाद हो गई अजमेर। अहिच्छत्र के बाद अजमेर इनकी राजधानी थी। तो ये क्या था स्टूडेंट्स कि अजमेर के संस्थापक कौन थे, ये भी आपको मैं बता दूं। अजमेर के जो संस्थापक थे वो थे अजय राज ने ही अजमेर की स्थापना की थी, तो इसलिए इनके जो संस्थापक थे अजमेर के वो थे अजय राज। लेकिन उसके बाद में स्टूडेंट्स दिल्ली भी चौहानों के हक में आ गया था। तो ये क्या था मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, दिल्ली की स्थापना किन्होंने की थी स्टूडेंट, किन्होंने तोमर वंश ने। क्या था स्टूडेंट्स की जो पृथ्वीराज तृतीय थे, जो कि अजमेर के जो शासक थे, इनके जो पिता थे, इन्होंने ना स्टूडेंट्स जो दिल्ली के जो शासन करते थे अनंग देव, उनकी पुत्री के साथ इन्होंने विवाह कर लिया था, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने ना स्टूडेंट्स अपने जो ननिहाल जो मतलब अजमेर जो पृथ्वीराज तृतीय का जो ननिहाल था, जो अनंग देव थे, उनका ही शासन था, तोमर वंश का। तो उन्होंने ना इनको ही गोद ले लिया था पृथ्वीराज तृतीय को, इसलिए दिल्ली भी इनके अधिकार में आ गया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स उसके बाद ना चौहान वंश के अधिकार में अजमेर और दिल्ली दोनों ही आ गए थे। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं विग्रराज ने राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रराज नाटक की रचना की। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, जो विग्रराज है ये एक शासक थे, वो काफी महत्वपूर्ण शासक थे। इनके जो राजकवि थे सोमदेव, उन्होंने ना इनके बारे में मतलब कि ललित विग्रराज नाटक की रचना की थी, जिसके बारे में विग्रराज के बारे में इन्होंने वहां उसमें बताया था। तो ये आपने याद रख लेना, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक है। स्टूडेंट्स इसके बारे में हम बात करने से पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में मैंने लिखा है कि इस वंश का अंतिम शासक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स ये 2 रचनाओं के बारे में, जो कि चंद बरदाई की रचना थी पृथ्वीराज रासव और ज्ञाना की रचना थी पृथ्वीराज विजय। इन दोनों की मतलब की जो रचनाओं में जो कि किनके बारे में बताया गया, विग्रराज और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, जो कि इनकी रचनाओं में चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासव और ज्ञानक की पृथ्वीराज विजय। तो इन रचनाओं को जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पृथ्वीराज चौहान, जो तृतीय इस वंश का अंतिम शासक है,
और आगे मैंने लिखा 1191-92 त्राइन का युद्ध। ये क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। पृथ्वीराज चौहान जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे। 1191 ईस्वी में ना स्टूडेंट्स जो त्राइन का पहला युद्ध हुआ था, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। इस युद्ध में ना स्टूडेंट्स जो कि मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, उसके बाद स्टूडेंट्स वो काफी ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, मतलब कि काफी ज्यादा अपने आप को मजबूत करके उसने स्टूडेंट्स 1192 ईस्वी में फिर दोबारा से आक्रमण किया, जो कि त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्टूडेंट्स पृथ्वीराज की हार हो गई और यही एक युद्ध था जिसके बाद में स्टूडेंट्स मुस्लिमों का भारत पर अधिकार होना शुरू हो गया था। मतलब कि भारत की जो सीमा क्षेत्र थे, या मतलब क्या सकते जो भारत के जो क्षेत्र थे, उन पर एक अधिकार स्थापित हो गया था। वो था 1192 ईस्वी के बाद में, जो कि एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि यहीं से ही भारत पर मुस्लिमों का अधिकार होना शुरू हो गया था। वो था 1192 ईस्वी का युद्ध, जहां पे चौहानों का मतलब कि चौहानों की पराजय हो गई थी और मुस्लिमों का अधिकार होना शुरू हो गया था। वो था 1192 ईस्वी का युद्ध, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स 1191-92 के त्राइन के युद्ध, जो कि चौहान वंश के बारे में मैंने बताया है। रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। संस्थापक थे वासुदेव, राजधानी अहिली क्षेत्र थी पहले और बाद में अजमेर, और दिल्ली भी बाद में इनके हक में आ गया था। विगराज जो कि एक शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे चौहान वंश के, उन्होंने उनके जो राजकवि सोमदेव ने ललित विगराज नाटक की रचना की थी, जिसमें विगराज के बारे में बताया था। इसके अलावा जो थे चंद्रबरदाई और जैन की जो रचनाएं थी, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, इसमें स्टूडेंट्स विगराज और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट जो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, और जो दो युद्ध हुए थे 1191-92 ईस्वी में, जो कि त्राइन के युद्ध थे, जो कि मोहम्मद गोरी और जो कि पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुए थे। इसमें चौहानों का मतलब कि पराजय हो गई थी और मुस्लिमों का अधिकार हो गया था। आगे स्टूडेंट्स जो अंत में मैंने वंश जो लिखा है वो है चंदेल वंश। इसके बारे में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक दो बातें लिखी, हालांकि मैंने और बातें लिखनी थी, मैंने इसलिए एक बार वंश लिखने थे जो कि प्रमुख राजपूत वंश थे, इसलिए मैंने एक बार मेंशन कर दिया। इसको मैं एक बार डिटेल से लिखूंगा और उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसको मैं एक बार रब करने वाला हूं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे चौहान वंश और चालुक्य वंश से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई थी, उनको रब करके मैंने यहाँ पे चंदेल वंश को प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चंदेल वंश की। तो चंदेल वंश के स्टूडेंट्स संस्थापक हुए हैं नन्नुक, आपने याद रखना है, इनके संस्थापक हुए नन्नुक, और बुंदेलखंड के क्षेत्र में खुजराहो इनकी राजधानी थी। तो यह आपने याद रखना है, बुंदेलखंड के जो क्षेत्र था वहां पे जो इनकी राजधानी थी वो थी खुजराहो। और इनसे संबंधित ना स्टूडेंट्स खुजराहो से संबंधित दो तीन बातें, जो कि मतलब कि दो तीन मुख्य बातें बनती हैं, उनको हम देख लेते हैं। खुजराहो का विष्णु मंदिर, मतलब कि खुजराहो में जो विष्णु का एक काफी ही महत्वपूर्ण मंदिर था, मतलब कि काफी बड़ा मंदिर था खुजराहो का। तो इसलिए स्टूडेंट्स इनसे संबंधित कुछ जो बातें बन जाती हैं कि खुजराहो में विष्णु मंदिर की स्थापना की गई, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बातें याद रख लेनी है। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स राजा धग जो थे चंदेल वंश के जो शासक थे, राजा धग ने जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने स्टूडेंट्स गंगा यमुना के संगम पर अपनी जो जल समाधि ले ली थी और अपने प्राणों के त्याग कर दिए थे। तो ये थे स्टूडेंट्स चंदेल वंश से संबंधित जो बातें थे महत्वपूर्ण। संस्थापक इनके नन्नुक, बुंदेलखंड के क्षेत्र में इनकी जो मतलब इनका विस्तार था, और खुजराहो इनकी जो राजधानी के रूप में थी। खुजराहो में इनका जो विष्णु मंदिर का निर्माण करा था, जो कि काफी महत्वपूर्ण मंदिर है और वैष्णव धर्म से संबंधित थे। और राजा धग ने जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। कहां पर? जो गंगा यमुना का जहां पर संगम होता है वहां पर राजा धग ने अपनी जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे। इसके अलावा थोड़ी सी एक दो बातें और महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो कि चंदेल वंश के जो शासक थे, महत्वपूर्ण वो शासक थे, वो थे परमद्दी देव ने ना स्टूडेंट्स जो चौहान वंश के जो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। और इनके युद्ध में ना जो इनके स्टूडेंट्स जो परमद्दी देव के जो मतलब जो सेना नायक थे, जो सेनापति थी, वो थे आला और उद्दल, जो कि काफी महत्वपूर्ण जो सेना नायक थे, मतलब कि काफी मतलब कि कह सकते हैं कि काफी कुशल सेना नायक थे। इन्होंने काफी बहादुरी के साथ मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध किया। कहां, किस समय पे? 1182 ईस्वी में। तो ये आपने याद रखना, 1182 ईस्वी में इन्होंने मतलब पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध किया। लेकिन हालांकि इनकी पराजय हुई थी, लेकिन काफी बहादुरी के साथ इन्होंने युद्ध किया। तो इनके खिलाफ हुआ था स्टूडेंट्स
वो परमर्दी देव ने, जो कि चंदेल वंश के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध इनका युद्ध हुआ था, जिसमें इनकी पराजय हो गई थी और इनके सेना नायक थे इसमें आला और उद्धव, जिन्होंने इनका साथ दिया था। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और शासक हुए चंदेल शासक विद्याधर। इनके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बात बता दूं, जो चंदेल शासक हुए विद्याधर, यहाँ पे एक बात है, जो कि प्रतिहारों के जो एक शासक हुए हैं राज्यपाल। तो ये आपने याद रखना, प्रतिहार का जो एक शासक था राज्यपाल, जब गजनवी ने जब स्टूडेंट्स प्रतिहारों पर जो आक्रमण किया था, तो मतलब कि तब इन्होंने ना स्टूडेंट जो थे राज्यपाल, इन्होंने ना युद्ध किए बगैर ही मतलब कि भाग गए थे। तो इस बात से ना स्टूडेंट जो चंदेल शासक थे विद्याधर, इनको काफी गुस्सा आया कि मतलब कि बिना युद्ध किए ही आप मतलब भाग गए उनसे। तो इसलिए ना स्टूडेंट्स उन्होंने ना जो थे मतलब कि जो चंदेल शासक थे विद्याधर, उन्होंने ना राज्यपाल को मतलब कि मृत्युदंड, मतलब कि राज्यपाल से युद्ध किया और इनको मृत्युदंड दे दिया, मतलब कि इनको मार दिया था। फिर इनके बाद ना स्टूडेंट जो आए थे वो थे त्रिलोचन पाल। तो मतलब कि त्रिलोचन पाल जो आए थे, मतलब कि जो प्रतिहार वंश के जो शासक आए थे त्रिलोचन पाल, उन्होंने भी गजनवी के साथ युद्ध किया, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी पराजित हो गए थे। मतलब कि गजनवी के समय पे ही ना स्टूडेंट्स जो प्रतिहार वंश का अंत हो गया था। तो ये जो थी स्टूडेंट्स चंदेल वंश से संबंधित कुछ बातें। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो कि इनकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो धार्मिक स्थिति थी, जो कि क्या व्यवस्था थी, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की व्यवस्था की। तो स्टूडेंट जैसे कि आसपास में जो राजपूत वंश थे, इनके जो क्या विशेषता थी मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने इनके ना आपस में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ स्टूडेंट्स इनका आपस में ही मतलब कि ना युद्ध चलते रहते थे, मतलब कि आपस में ये घृणा करते थे एक दूसरे के साथ। मतलब कि यही विशेषता थी कि दोनों ये आपस में ही लड़ते रहते थे और इनकी इसी चीज का फायदा उठाकर जो अरबी जो हुए थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि ये आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे की कोई मदद करते नहीं थे। अपने गोत्र में ही मतलब कि जो अपने अगर चौहान है तो चौहानों में ही मदद करते थे, किसी और राजपूत वंश की मदद नहीं करते थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अधिकार करने का उनको मौका मिल गया, क्योंकि ये आपस में लड़ते रह गए और इसी चीज का फायदा उठाकर इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो ये तो थी राजनीतिक स्थिति जो हुई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो स्टूडेंट जो सामाजिक स्थिति थी जो राजपूत वंशों के समय में, कि जो ये थी कि स्टूडेंट्स कि जो ब्राह्मण थे उनका तो जो वर्चस्व अधिकार मतलब क्या सकते हैं, मतलब एक अच्छे तरीके से था। मतलब कि राजपूतों के समय में ब्राह्मणों का मतलब कि जो एक ब्राह्मणों का रहना सहना मतलब कि बड़ा अच्छे से था, लेकिन जो बाकी थे जो धर्म से संबंधित, उनकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो महिलाओं से संबंधित मैं आपको बात बता दूं, महिलाओं के समय में ना दो मतलब की प्रथाएं प्रचलित थी, एक थी सती प्रथा और एक जौहर प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था स्टूडेंट्स की जो मतलब कि जिसका जो मतलब मर्द अगर मर जाता था, मतलब कि उनको स्टूडेंट्स जिंदा जला दिया जाता था, मतलब कि सती प्रथा, मतलब कि उनको सती होना पड़ता था उनके पति के मरने के बाद। और जौहर प्रथा क्या थी कि किसी आक्रमणकारी का अगर उनके क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है और उनके जो अगर मान लो उनके जो शासक की मृत्यु हो जाती, मतलब उनके राजा की अगर मृत्यु हो गई, तो वो जो रानी होती थी वो खुद को भी आग लगा लेती थी, मतलब कि खुद को आत्महत्या कर लेती। जौहर प्रथा मतलब कि खुद को आग लगा लेती थी। तो ये प्रथाएं थी, मतलब कि महिलाओं की स्थिति भी उस समय पे कोई ज्यादा ठीक नहीं थी। तो ये थी स्टूडेंट्स ये सामाजिक स्थिति। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति में स्टूडेंट्स इनका जो प्रमुख जो व्यापार था वो था कृषि। ये कृषि ही इनका जो एक प्रमुख जो महत्वपूर्ण व्यापार था, मतलब महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं एक तरीका था, मतलब एक चीज थी जहां पे अपना ये सारा चलाते थे, एक मुख्य व्यवसाय कह सकते हैं। लेकिन जो व्यापार, मैंने व्यापार जोड़ दिया था सॉरी गलती से, लेकिन व्यापार इनका कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि इनका आपस में स्टूडेंट्स एक झगड़ा चलता रहता था राजपूतों में। तो व्यापार इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये पूरा निर्भर मतलब एक तरीके से कृषि पर ही निर्भर रहते थे। तो ये थी स्टूडेंट्स इनकी आर्थिक स्थिति। अब धार्मिक स्थिति की बात करते हैं स्टूडेंट, जो धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जितने भी मतलब कि सभी के सभी जो राजपूत थे वो हिंदू धर्म से मतलब कि हिंदू धर्म से संबंधित थे। हिंदू धर्म से संबंधित मतलब कि जो वैष्णव धर्म और शैव धर्म से ही कोई मानते थे, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट जो थे जो वो की मतलब जैन धर्म में भी आस्था रखते थे। तो ये तो थी स्टूडेंट्स इनकी धार्मिक व्यवस्था। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने इसमें कौन कौन से वंशों को देखा, गुर्जर प्रतिहार वंश को, गढ़वाल वंश को, परमार वंश को, चालुक्य सोलंकी वंश को, चंदेल वंश को, और इसके अलावा स्टूडेंट जो मैंने रब कर दिया चौहान वंश को। तो इन वंशों को बारे में आज हमने देखा। एक बार स्टूडेंट्स आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक केयर स्टूडेंट्स।